जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पे सारी डिटेलिंग लेकर के आता हूँ, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स, और आपको जो मैप की डिटेलिंग होती है रिक्वायर्ड वो यहाँ पे दे दी जाती है। साथ ही साथ रिवर भी यहाँ पे कवर कर दी जाती है। एडिटोरियल और पीआईबी भी यहाँ पर मिलाकर दे दी जाती है। जो यहाँ पे डेली बैकग्राउंड डिटेल हो जाते हैं वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये मुझे बतानी थी, क्योंकि डेली जो नए नए बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनके लिए ये जानना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे निकल के आए। तो जो अभी आपका लैंडर जो है वो मून पे हम सभी लोग जान रहे हैं वो लैंड कर चुका है। तो इससे क्या हुआ है, इससे बहुत सारी भारत की अचीवमेंट हुई है। अगर बात करी जाए स्पेस के फील्ड में या फिर बात करी जाए इकोनॉमिक वाले फील्ड में, तो जो स्पेस वाला फील्ड है उससे इकोनॉमी कैसे निकल के आता है। तो भारत की जो ये अचीवमेंट है उसकी वजह से जो छोटे छोटे एशियन कंट्री हैं या फिर अदर कंटिनेंट के कंट्री हैं वो भारत को ऑप्ट करेंगे यहाँ पे किस चीज के लिए, तो लॉन्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत चीप एंड रिलायबल जो है लॉन्चिंग कर रहा है। आज के डेट की अगर बात करें तो इसकी सक्सेस रेट जो है ना बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे हमारी सक्सेस की रेट इतनी अच्छी है जिसके कारण लोगों को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीजें हो जाती हैं, इकोनॉमिकल है काफी, ये इसलिए भी ऑप्ट करना पड़ेगा। तो जो मिशन गई है अभी चंद्रयान 3 चंद्रमा पे सक्सेसफुली लैंड किया है, और जो लैंडर है उसके अंदर क्या क्या है तो आपको बता दें। रंभा एलपी कई बार बता चुका हूं मैं, इसलिए इसकी डिटेलिंग नहीं दूंगा, नाम यहाँ पे ले रहा हूं। लैंडर के अंदर यहाँ पे 3 पेलोड हैं, रंभा एलपी, चेस्ट और इल्सा। इसके फुल फॉर्म क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। जो रोवर अभी उतरा है ना, उस रोवर की अगर बात करें तो यहाँ पे उसके अंदर 2 पेलोड है। वो कौन कौन? तो ये 2 एपीएक्सएस और लीप्स, ये दोनों मिनरोलॉजी और वहां पे जो भी सॉइल्स हैं उसको ब्रेक करके क्या करेंगे, उसके अंदर से एलिमेंट्स को जज करेंगे क्या क्या एलिमेंट वहां पे मौजूद है। तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से वहां पे तोड़ी जाएगी चीजें और जज करी जाएगी किस किस एलिमेंट की चीजें वहां पर मौजूद है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि वहां पे मिनरल क्या है। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है। अच्छा, चंद्रयान 1 जो हम लोग भेजे थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये जानने में कि वहां पर चंद्रमा पे वाटर मौजूद है। तो ये हम ही लोगों ने बताया था, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 जब हम लोगों ने भेजा तो वहां पे ऑर्बिटर तक तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराने में हम असफल हो गए थे। अब चंद्रयान 3 की सफलता इतनी बेशुमार तरीके से हम लोगों को मिली है जो कि वर्ल्ड यहाँ पे देख रहा है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसके अंदर यहाँ पे एक पेलोड है जिसका नाम सेफ है। ये चीजें याद रखिएगा, इसके अंदर एक ही पेलोड है। तो ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे दिया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबसे प्राइमरी आपका क्वेश्चंस आम एग्जामिनेशंस में बनेगा, तो ये जो LV-M3-M4 है ना, यही जो व्हीकल है जो लेकर के गया था। याद रखिएगा इस लैंडर रोवर को, इसी के अंदर सारी चीजें थी। तो जो इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद रखिएगा। आखिर लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, तो LV-M3-M4 इसका पूरा नाम है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लैंडर किस प्रकार से लाइव अगर बात करी जाए तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कुछ ही सेकंड के बाद। तो यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे इसरो ने रिलीज किया है। तो इसरो पिक्चर रिलीज किया है, दिखा रहा है किस प्रकार से यहाँ पे लैंडर अपने लैंडर जो है लैंड किया और यहाँ से क्या किया, रोवर जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो भी क्लियरली मेंशन है यहाँ पे चीजें, क्योंकि लैंडर में 2 कैमरे लगे हुए हैं जिसके कारण यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। हम लोगों को साफ विजुअल्स दिखते हुए नजर आ रहा है। ये भी चीजें दिख रही हैं कि यहाँ पे चंद्रमा पे अभी क्या है, सन की रेज चल रही हैं। तो लैंडिंग तभी हुई जब सन की रेज थी। इससे क्या हो गया, जो फंक्शनिंग थी, जो एनर्जी की पावर थी, काफी अच्छे से कार्य कर रही थी। 8 मीटर तक यहाँ पे चल चुका है अपना लैंडर। 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर यहाँ पे चल रहा है। तो स्लो यहाँ पे चल रहा है इसलिए क्योंकि ग्रेविटी जो है बहुत कम है यहाँ पे। तो अगर हम 100 kg हैं अर्थ पे, तो वहां पे लगभग 35-36 किलो
ग्राम हम लोग हो जाते हैं। तो ये इसरो की बहुत बड़ी सक्सेस है जो कि आपको मुझे बतानी थी। अब चलिए आपको दिखाते हैं जो छोटा सा मैं क्लिप लेकर के आया हूं आपके सामने वीडियो। So we are seeing the RAM being deployed. This is an here. Next solar panel of the RAM of the rover can open. Then it's established communication with the land. This slowly. Now the rover has already moved 12 meters. So this is the onboard camera. So this is a camera mounted on the side just before the ramp deployment. What you're seeing is the deployment of the ramp with the rover mounted on. The solar panel of the ramp, so the rover is deployed already and it is getting released and moving towards. So these images take a lot of time to come for data rate and processing. So now this is the early morning image of today morning. The rover is almost out of the field of view. It will turn in the day today and look at the lander and take more pictures. Thank you. अब शुरुआत करते हैं पीआईबी न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानने के लिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये किस ट्राइब से निकल के आती है? मैं कई बार आपको बताया हूं, तो आपको पता होना चाहिए। जो संथाल रिवॉल्ट होता है ना, उसी ये ट्राइब से निकल के आती हैं, संथाली ग्रुप से निकल के आती हैं। तो यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प किसकी मेमोरी में? तो दादी प्रकाश मणि। ये दादी किससे रिलेटेड है? तो ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी कौन होती हैं? जो आपका माउंट आबू में अभी बहुत ही विशाल उनका क्या है सेटअप बैठा हुआ है, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पे, याद रखिएगा। तो ये लोग एक प्रकार से रिलीजियस स्पिरिचुअल चीजें कराती हुई नजर आती हैं और यहाँ पे इनके नाम से स्टैंप जारी हुआ है। तो 25 अगस्त 2023 को इनकी पुण्यतिथि यानी 16वीं मनाई गई, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानना, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से इनकी स्टैंपेज जारी हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किससे मिले हैं यहाँ पे? तो जो ग्रीक अभी गए थे, यानी जो जोहान्सबर्ग में ब्रिक की मीटिंग हुई, हम सभी लोग जानते हैं, ये चीजें भूलने वाली तो है नहीं। उसके बाद ये पहुंच गए ग्रीक। तो ग्रीक जब पहुंचे तो वहां पे किससे मिले? तो यहाँ पे म्यूजिशियन और रिसर्चर जो कि कॉन्स्टेंटिनो कलाटीज, इनसे यहाँ पर ये मिलते हुए नजर आए। तो एथेंस में ये चीजें हुई हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कभी भी बना सकता है और किसी भी रूप से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में हम सभी लोग जानते ही हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस बन जाते हैं। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, यहाँ पे ये भी विजिट किए एथेंस में ग्रीस जाने के बाद, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये जगह कहाँ पे है। प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस जिनका नाम क्या है? कैटरीना स्केलेरोपोलू। तो इनका नाम है, याद रखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने स्टेट का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो एक और अवार्ड इनमें जुड़ गया है। क्वेश्चंस यहां से बन सकता है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो ये आपके ग्रीस के द्वारा दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो नमस्ते स्कीम है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चंस कर सकता है। तो ये स्कीम किस चीज को टारगेट करती है? किस प्रकार से फॉर्मलाइजेशंस लाया जाए, रिहेबिलिटेशंस किसके फील्ड में? तो जो मैनुअल स्कवेंजर है। अच्छा, मैनुअल स्कवेंजर कहते किसको हैं? कई सारे लोग यही नहीं जानते होंगे। तो अगर बात करी जा रही है जो आपका नाला सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, उसके अंदर जो सिंक होते हैं उसके अंदर मैनुअली यानी स्वयं आदमी घुसता है और गंदे नाली वाले जो पानी होते हैं उसके अंदर घुस के उसकी सफाई करता है, उसी को मैनुअल स्कवेंजर
कहा जाता है। हालांकि 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप किया था कि यहाँ पे ह्यूमन को डायरेक्ट इसमें डाल करके सफाई करना जुल्म है, ये चीजें रोक दी जाती है। लेकिन अभी भी दिल्ली, एनसीआर और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो इस प्रकार के कृत्य कराते हैं। आ गई है टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी उसका उपयोग नहीं कराया जाता है, जिसके कारण कई सारे यहाँ पे लेबर की डेथ भी हो जाती है, उसी सिंक में डेथ भी हो जाती है। तो किसके द्वारा यहाँ पे ये चीजें लाई गई हैं जो अभी आपको नमस्ते स्कीम बताया हूं मैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दो मिनिस्ट्री मिल करके ये चीजें लाई हैं। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट डंपिंग वेस्ट, यानी अभी आपका जो मैं यहाँ पे चीजें लेकर के आया हूँ वो क्या है, आपका वो डाउन टू अर्थ से चीजें मैं लेकर के आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट का रीजन आप सभी लोग जानते हैं, सेवन सिस्टर के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इतनी फेमस है, इतना ज्यादा हॉट स्पॉट वाला रीजन है, इतना ज्यादा हिमालयन बेल्ट वाला रीजन है, ग्रीनरी वाला रीजन है, फिर भी वहां पे इतना पोल्यूशन वेस्ट कैसे हो रहा है और किस प्रकार से वहां से रेगुलेशंस हो रहा है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। बात करी जा रही है ईस्टर्न हिमालय की, जो नॉर्थ ईस्ट ही आ जाती है, तो सभी लोग तो इससे परिचित होंगे। इसका तो मैं जरूरत नहीं समझता हूं कि ईस्टर्न हिमालय आपको बताया जाए, क्योंकि सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट में ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे दो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट भी हैं, तो याद रखिएगा। अगर आपको पता होगा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए उनके नाम लिख दीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहेंगी। क्योंकि दो हॉट स्पॉट हैं वहां पर, और वो दोनों कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, काफी यहाँ पे उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, कमियां हैं, और मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है। जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी जो गंदगी है, वो कहीं ना कहीं रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और जो वहां पे वेटलैंड है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये डाल दिया जा रहा है, जिसके कारण इकोसिस्टम की हेल्थ को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर इकोसिस्टम हेल्दी नहीं रहेगी तो ह्यूमन तो हेल्दी रहने से बिल्कुल रहा। क्यों? क्योंकि भैया आप क्या करेंगे, आप वाटर कहाँ से लेंगे, उसी इकोसिस्टम से। आप रिसोर्स कहाँ से लेंगे, फूड, फॉडर, शेल्टर कहाँ से लेंगे, आप उसी इकोसिस्टम से ही लेंगे। दूसरी चीजें, अगर गंदगी मचेगी तो वहां से क्या होगी, डिजीजेस बॉर्न आउट होंगे, फिर आपका क्या होगा, डेथ होगा। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, यानी डेथ, जो कैजुअलिटी, इस प्रकार की चीजें जो होंगी कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसके कारण यहाँ पे इसको रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो सिटीज हैं वहां पे क्या बातें बोली जा रही हैं सिटीज में, तो जो कलेक्शंस है कूड़ा करकट का, जो वेस्ट मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन की बात बोली जा रही है, डंप साइट की बात करी जा रही है। कुछ 3 स्टेट ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, जहां पे 90% ऑफ द वेस्ट की बात करी जा रही है, वो इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कोई भी वहां पे ना ट्रीटमेंट है, ना वेस्ट कलेक्शन सही प्रोसीजर्स में है, ना मैनेजमेंट कोई रूल है। इस प्रकार से जहां मर्जी वहां डंपिंग चल रही है, यानी कूड़े का ढेर आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। कहाँ पे? आसाम में तो ज्यादा नजर आएगा, मेघालय में। और देखिए, ग्रीन सिटी जो अपनी है उसको बनाने की बात बोली जा रही थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार का प्रदूषण, अगर वेस्टेज मटेरियल निकल के आएगा तो हमको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने ही रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। मिजोरम, मणिपुर की बात करें तो ये भी 25 से 35% तक चीजें जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही अपर 3 स्टेट ही करते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो स्टेट हैं वो भी करते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी सिटी हैं जो क्या है, कुछ हद तक रिकवरी कर गई हैं, वो आपको अभी दिखाया जाएगा। नंबर ऑफ डंप साइट अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखिए, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत ये डाटा निकाली गई है। तो यहाँ पे 34 है अरुणाचल प्रदेश में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आसाम में देखिए कितनी लंबी चीजें हैं जो आपको मैं पहले ही बताया।
मणिपुर भी कम नहीं है, मेघालय में थोड़ा सा कम है, मिजोरम भी थोड़ा सही है, और नागालैंड तो यहाँ पे और भी रिकॉर्ड तोड़ा है। सिक्किम कितनी क्लीन है ये हम सभी लोग जानते हैं। और त्रिपुरा का ये हाल है, ये डंप साइट है, यानी किस प्रकार से कूड़ा का पहाड़ यहाँ पे भी बनाया जा रहा होगा। परसेंटेज ऑफ द ट्रीटेड अनट्रीटेड वेस्ट अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस्ड ट्रीटेड वेस्ट है वो डार्क पीला में है, और जो वेस्ट अनकलेक्टेड है, जिसको कलेक्ट ही नहीं किया गया है, तो रेगुलेट और मैनेज कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो ये लंबे लंबे पहाड़ देखिए जो अनट्रीटेड कलेक्टेड हैं, किस प्रकार से इन स्टेटों में गए हैं। अब बात करी जा रही है मिजोरम कुछ हद तक तो इम्प्रूव किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ड्राई वेस्ट के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें जो 2.0 चल रहा है, सीधे सीधे डंप साइट को 2026 तक क्लेम कर रहा है कि इसको सही करा जाएगा। इसके उपचार के लिए यहाँ पे रेमेडिएशन सॉल्यूशंस के लिए कहीं ना कहीं टारगेट किया हुआ 2026 तक, ये चीजें याद रखिएगा, 2026 तक टारगेट है। तो इसको क्लीन करने की बात करी जा रही है सारी सिटी को और कंट्री के अंतर्गत, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को भी इसी में कवर किया जाएगा। तो जो एक्शन है स्टेट का वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही निकल के आता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो मैनेजमेंट है, जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो आपका म्युनिसिपैलिटी होती है, आपका नगर पालिका होता है, वहां से जो भी आपका सॉलिड वेस्ट निकलता है, जो हम लोग डंपिंग बोलते हैं, वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, कोई नो रिसाइकलेबल चीजें चल रही, यानी रिसाइकल हो ही नहीं रही हैं। मान लीजिए वेस्ट जनरेट हुआ, कूड़ा जनरेट हुआ, तो उसको रिसाइकल किए, फिर उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें हो नहीं पा रही हैं, तो चैन जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक आउट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे कूड़े के ढेर लगेंगे, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, बहुत सारा प्रदूषण होगा, ये वाटर अंडरग्राउंड वाटर में रिसीड करेंगी, तो जिसके कारण ये डंप साइट और ज्यादा प्रदूषण मचाती हुई नजर आएंगी, अपने ही भारत के रिसोर्सेस को यहाँ पे प्रदूषण मचाती हुई नजर आएंगी, यानी कहीं ना कहीं और ज्यादा इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ मैकेनिज्म की बात करी जाए तो आखिर प्रॉपर वेस्ट कलेक्शंस जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होना चाहिए सिटी में, वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आया हुआ है कंस्ट्रक्शंस ऑफ लैंडफिल, यानी जो लैंड है उसको हम लोग फिल करते हैं किससे, जो भी डंपिंग वेस्ट है उसी से तो फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हिल को अवॉइड करने के लिए ये नॉर्म्स और रेगुलेशंस बना हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, आपको याद ही होगा 2016 में ये चीजें आई थी। तो ये जो हिल एरिया है उसको हम डंपिंग ग्राउंड बना के उसको फिल नहीं कर सकते, ये चीजें मेंशन है। जो पॉसिबल चीजें बोली जा रही हैं कि ये चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब वेस्ट को अलग अलग सिग्रीगेट करके सोर्स से ही हमें कलेक्शन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यानी क्या चीजें, सिग्रीगेशंस का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले बता दें, मान लीजिए अगर सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट का सिग्रीगेशंस किस प्रकार से होगा, कई प्रकार से चीजें होंगी। एक तो जो वेस्ट मटेरियल होगी वो बायोमेडिकल वेस्ट हो जाएंगी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाएंगी, तीसरा गार्बेज वेस्ट हो जाएंगी, जो ग्रीन वेस्ट हम लोग बोलते हैं। इस प्रकार के वेस्टेज, बहुत सारे वेस्टेज आते हैं, यानी अलग अलग इसको सेपरेट करके हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अगर इसी में मिला दिया जाए तो इसको रिसाइकल कैसे किया जाएगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेडिकल वेस्ट, जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल से चीजें निकल के आ रही हैं प्रतिदिन, उनको किस प्रकार से हम टैकल करेंगे। तो ये सारी चीजें, यही चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूं। तो इसको एक प्रकार से सही प्रकार से हमें डील करने की जरूरत है, और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर जो यहाँ पे चीजें हैं उस तरीके से कार्य करने की जरूरत है। हमें हर प्रकार से, जैसे कि अगर रिसोर्स ये है, यानी सोर्स ये है जनरेट करने की, क्या, वेस्ट मटेरियल, तो यहीं से हम कलेक्ट कर ले जाएं, ये सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो सुविधा है ना हिल रीजन में, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे
जगह जगह ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है, अमेनिटीज नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनते हुए जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि हमें देखने की जरूरत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाने की जरूरत है और साथ में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आशा करते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी जो आपको यहाँ पे बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्क्रीट अलायंस है ये, इसको हम लोग देखेंगे। आखिर ये जो अलायंस कॉन्क्रीट बोली जा रही है ये किसको बोली जा रही है और क्यों बोली जा रही है, क्या क्या इसमें लूप होल्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है इस चीज को लेकर के, वो सारी चीजें आपको इस वीडियोज में दे दूंगा मैं। अभी रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई, कहाँ पे 15th, कहाँ पे जोहान्सबर्ग में। और अच्छा, इसका सबसे पहले तो हमें ये बताइए इसका थीम क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस ये कई बार पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसका थीम जा करके देखिए। नहीं पता है तो जा करके आप देखिए, पता है तो कमेंट सेक्शंस में जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहेगी। तो ये ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे हुई है, जोहान्सबर्ग में ये चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे लगभग 40 ऐसी कंट्री हैं जो इसका एप्लीकेशंस यहाँ पे डाली हैं कि भैया हमें भी इसमें ऐड कर दो। अब ये चीजें क्यों आ रही हैं, नए नए चीजें, तो आपको बता दें। अब जो है रसिया प्लस यूक्रेन का जो वार चल रहा है, रसिया यूक्रेन की वार से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं। और ब्रिक्स ऐसी कंट्री है जो अपना वेटेज भी रखती है जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एशिया की कंट्री ऐसी कंट्री है जो अब वर्ल्ड पे रूल करने का टाइम आ चुका है, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो इसमें जुड़ना चाहती हैं। यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो 5 जो कंट्री थी ब्रिक्स, अब वो 11 कंट्री के रूप में कहीं ना कहीं नजर आएंगी अगर अप्रूवल हो जाएगा तो। और 40 कंट्री एप्लीकेशन डाल चुकी हैं। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है। वो कौन कौन कंट्री हैं जो एप्लीकेशन जो इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, तो इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात, इसी के साथ इथियोपिया और अर्जेंटीना। तो ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका से ये जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंट्री हैं वो यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। तो ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे G7 क्लब है उस प्रकार से डाइवर्स इशू को भी ये टैकल करता है। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट जो इसका है वो भी ये डील करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ईरान है, रसिया है, वेनेजुएला है, ये यहाँ पे क्या चीजें निकाल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूएन का रिफॉर्म है, ये रिजेक्शंस ऑफ द यूनिलेटरल वेस्टर्न सैंक्शंस, तो ये इन कंट्री पे बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी कंट्री अब क्या निकल के आ रही हैं, आपके ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ निकल के आ रही हैं, जो कि मैं ब्रिक को बोल रहा हूं। तो ये ज्वाइन करेंगी, कहीं ना कहीं इनको बैकिंग भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इतने ही तक चीजें संभव नहीं है, इतनी तक चीजें सीमित कर नहीं रह जाती हैं। आगे भी आपको बताऊंगा। इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये बैंक ऐसा इंपॉर्टेंट बैंक है जो आपको कई सारे प्रोजेक्ट में फायदा भी किया है। इंडिया को भी ये लोन दिया है और बहुत कम और रेयर मार्जिन पे लोन मिलता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, 100+ प्रोजेक्ट अगर बात करी जाए इसके अंदर कंप्लीट हो गए। तो प्रैक्टिकल इनिशिएटिव है ये एक प्रकार से, जो कि सारी कंट्री आशा भरी निगाह से देख रही हैं ब्रिक की तरफ। और जो ये वार है ना उसके तरफ, उसकी वजह से तो और ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शंस होने लगी हैं लोगों की। तो ब्रिक कंट्री की अब कहीं ना कहीं अगर बात करी जा रही है तो इसका जो पर्पज है वो निकल के तो आ ही रहा है, लेकिन दूसरा जो एंगल है वो अंतर ही मतभेद है। अंतर मतभेद यानी ब्रिक के मेंबर में ही बहुत सारी मतभेद है। साथ ही साथ बात करी जाए क्या इंडिया और चाइना की अगर, तो यहाँ पे इंडिया और चाइना में भी बहुत सारा इश्यू है। तो इंडिया चाइना में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बहुत सारे ट्रेड डिस्प्यूट हैं, बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यू को सेटल करने हैं। तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन इसी को यहाँ पे एडिटर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राइवलरी ऑब्वियस सी बात है इंडिया चाइना में यहाँ पे है। चाइना देखिए बाज तो अपने हद से आने वाला नहीं है। यहाँ पे आपसे मीटिंग कराएगा, बॉर्डर पे यहाँ पे इंट्रूडर उसके अटैक करेंगे। तो ये इसकी पॉलिसी होती है। ठीक लगभग पाकिस्तान से एक समय था मीटिंग होती थी और यहाँ पे सीज फायर हो जाती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको जाननी है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
अभी जिन जिन कंट्री की बातें बोली जा रही हैं कि इनको ऐड करना चाहिए, तो ईरान और सऊदी अरेबिया, यूएई, ये किसके फेवर में आ जाएंगे? ये कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में आ जाएंगे। तो इंडिया यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रहा है? इंडिया इस प्रकार की चीजें लगभग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीजें है, अगर इंडिया यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या ये कंट्री जो अभी यहाँ पे लिस्टिंग चली है वो इसमें ऐड नहीं होंगी? तो ये देखने योग्य बातें हैं आने वाले समय में किस प्रकार से इनको ऐड किया जाता है, क्योंकि इंडिया का तो कंसर्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो पॉलिटिकल एंटी वेस्टर्न स्टांस ब्रिक्स पे यहाँ पे आ सकता है। केवल इतना ही नहीं, अगर इसमें और भी ज्यादा ऐड किया जाए, यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो यहाँ पे किस चीज पे अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये वेस्टर्न जो चीजें हैं उसके चक्कर में ये चीजें आ जाएंगी। समझाना चाहता हूं आपको एक सेकेंड यहाँ पे कि जो वेस्ट वाली कंट्री है, जैसे वेस्ट पावर है, यूएसए की बात करी जा रही है, यहाँ पे इंग्लैंड की बात करी जा रही है, यूरोपियन यूनियन की बात करी जाए, जो वेस्ट कंट्री है अगर वो जुड़ती हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईस्टर्न वाली कंट्री पे क्या करेंगी, एक प्रकार से फोर्सेस कर सकती हैं, सैंक्शंस भी कर सकती हैं। तो बहुत इश्यू निकल के आएगा। एक टाइट रोप सिचुएशंस में ग्लोबल पावर आ सकता है। इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में आ सकते हैं। रसिया का इन्वेजन तो चल ही रहा है यूक्रेन पे, इसकी कारण से बहुत सारी असुविधाएं भी हो रही हैं। तो जो ब्लॉक है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से वोट नहीं करता है। क्या, कौन सा ब्लॉक? तो जो ब्रिक है आपका, वो यूएन में भी एक सहमति पे वोटिंग नहीं करता है। तो जिसके कारण यहाँ पे यही बातें चल रही हैं कि चाइना अब क्या करेगा, ये ओवरटेक कर रहा है। अगर इकोनॉमिक विजन को देखा जाए तो ब्रिक में भी अगर इनको लेकर के आ जाता है तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पलड़ा और भारी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए ब्रिक की बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे देख लिया जाए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करी जा रही है ब्रिक्स की, तो यहाँ पे ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये पहले ब्रिक था, ब्रिक्स नाम नहीं था। तो BRIC से 4 कंट्री हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, याद रखिएगा। ब्रिक जो वर्ड है वो कॉइन किया गया था 2001 में, और किसके द्वारा? तो जिम ओ नील के द्वारा, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, किस कंपनी में? गोल्डमैन साक। 2006 में यहाँ पे 61वीं सेशन होती है यूएनजी की, उसी के अंतर्गत यहाँ पे चीजें 2006 सितंबर 2006 में फॉर्मेशंस होती है। पहली मीटिंग याकत्रिंगबर्ग में रशिया में हो जाती है। हेडक्वार्टर संघाई में है यहाँ पे, इसका याद रखिएगा। हेडक्वार्टर ब्रिक की कहाँ पे है? संघाई में। छठा ब्रिक समिट होती है फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस, और इसी डिक्लेरेशन के अंतर्गत कई बार क्वेश्चंस आए हैं, इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण करती है, जो ये बैंक अभी कई सारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर भी कराई है। तो याद रखिएगा, ये बैंक छठे ब्रिक फोर्टेल्जा डिक्लेरेशन के अंदर स्थापित करी जाती है जुलाई 2014 में, और शुरुआत हो जाती है जुलाई 2015 में। बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट भी इसके मेंबर हैं। किसके? ब्रिक के नहीं, ये लोग मेंबर हैं किसके? एनडीबी के अभी तक। लेकिन यही जो है मेंबर, बांग्लादेश तो इसमें नहीं है, यूएई, इजिप्ट, ये सब जो मेंबर हैं अभी आ रहे हैं इसमें जुड़ने के लिए, डिमांड कर चुके हैं। अब देखिए, आशा करते हैं चीजें जुड़ भी जाएंगी। तो इसका पर्पज क्या है? पॉलिटिकल पर्पज है। 11 मई 2015 को केवी कामत को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी बैंक यहाँ पे लगा दिया जाता है, जो भारत के निकल के आते हैं। केवी कामत का नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन ब्रिक नेशंस की अगर बात करी जाए तो 3.21 बिलियन के आसपास, 26.7% वर्ल्ड की लैंड सरफेस भी कवर करती है, और ग्लोबल पॉपुलेशन 41.5% ग्लोबल पॉपुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आप जीडीपी, पॉपुलेशंस, एरिया, इन सब चीजों को देखेंगे तो ब्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है। तो ब्रिक की इतनी इंपॉर्टेंस हो जा रही है। अब ब्रिक्स है तो ब्रिक प्लस भी अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्लीन टेक फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर। तो ये ग्रीन फ्यूचर के लिए और क्लीन टेक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बात करी जा रही है यहाँ पर क्या,
जो आपके नरेंद्र मोदी हैं, वो अभी रैम्पार्ट ऑफ लाल किला यानी लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को क्या स्पीच दिए हैं कि किस प्रकार से हम अपने चीजों को लेकर के चलेंगे, जो क्लाइमेट चेंज है उसको किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करेंगे, सारी चीजों को उन्होंने बताया। लेकिन जो क्लाइमेट एक्शन है इसका जो बात अगर हम करते हैं डिटेल में, तो क्या चीजें निकल के आती हैं, किस प्रकार से हम इस चीजों को डेवलप कर रहे हैं और किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाके रखने वाले हैं। तो जो ग्रीन इकोनॉमी का बातें हम बोल रहे हैं बार बार, ग्रीन इकोनॉमी वो क्या है, तो आपको सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करी जाएगी, जैसे कि सोलर पावर की यूजेज होंगी, विंड पावर की यूजेज होंगी, हाइड्रो पावर की यूजेज होंगी, न्यूक्लियर पावर की यूजेज होंगी, जियो थर्मल पावर की यूजेज होंगी, बायोगैस की यूजेज होंगी। ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो अभी आपको न्यूक्लियर बताया, कई सारे साइंटिस्ट इसको रिन्यूएबल नहीं मानते हैं, कई सारे मानते हैं, तो विद्वानों का इस पे मतभेद है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या चीजें अब इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं कि जो ये ग्रीन इकोनॉमी की बातें बोली जा रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे। तो कुछ भारत का इनिशिएटिव है, जैसे कि टारगेट कर रहा है सोलर पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की, चार्जिंग स्टेशन लाने की, तभी ये चीजें संभव हो सकेंगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो क्लाइमेट एक्शंस को डील करेगी, यानी क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव निकल के आ रही है, ड्रॉट निकल के आ रही है, डेजर्टिफिकेशंस हो रही हैं, ये तभी यहाँ पे डील हो सकती हैं, टैकल हो सकती हैं, जब हम अपने वातावरण से कार्बन को यहाँ पे कम कर दे। याद रखिएगा, कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। अगर कार्बन पृथ्वी से निकल गई तो पृथ्वी की माइनस में टेम्परेचर हो जाएगी, जिसके कारण हैबिटेबल इन्वायरमेंट नहीं हो पाएगा। तो कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा नहीं है केवल पॉल्यूशन ही मचा रहा है, ये पृथ्वी की स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनाता है। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ग्रीन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट चीजें चल रही हैं वो क्या है, तो युवाओं के लिए किस प्रकार से जॉब निकल के आएंगी, किस प्रकार से वुमेन का इनकम यहाँ पे बढ़ेगा, फार्मर की भी इनकम यहाँ पे पीछे नहीं है, इस पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि क्लीन टेक की हम बात करें और यही क्लीन टेक है जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो किस प्रकार से चीजें निकल के आएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी चीजें क्या इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, जो साइलेंट रिवोल्यूशन है, जिसे अभी मैं आपको बताया हूं किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो राजस्थान, नागालैंड, कश्मीर से तमिलनाडु, इन सब चीजों में यानी ईस्ट से वेस्ट तक यहाँ पे चीजें बूस्ट अप हो रही हैं, लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है उस पे फोकस करने की भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 120 मिलियन ऑफ द फार्मर बात करी जा रही है, 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई सेक्टर की बातें कर जा रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये जूझते हुए नजर आ रहे हैं, लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किससे, इकोनॉमिक स्ट्रेस से यानी प्रॉब्लम से, किस प्रकार से अपनी चीजों को आगे लेकर के चला जाए। तो हमें क्या करने की जरूरत है, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे हम, यानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या फ्लरिश हो पाएंगे, ये पुनः नीचे गिर जाएंगे, जिसके कारण भारत की जीडीपी नीचे गिरती हुई नजर आएगी। तो फोकस करने की जरूरत है, जो आपके देश की एमएसएमई है। क्लीन टेक, क्लीन टेक, क्लीन टेक, ये बार बार क्लीन टेक जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इसी को दर्शाता है किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, ये क्लीन टेक, तो ये क्लीन टेक क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है जो भी डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, किस कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से खासकर। अब तो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, रसिया से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चीप रेट्स पे मिल जा रहा है, चीप रेट्स पे मिल जा रहा है, तो भर भर के हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यूएस से हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट हो गई है। चाइना इतना तीव्र गति से डेवलप कर रहा है, साउथ चाइना सी में भी उसको टैकल करना है, तो इंडिया से हाथ मिलानी पड़ेगी, ये चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे रूरल लिवलीहुड जो अपॉर्चुनिटी है उसको देख करके आगे बढ़ना है, और ऐसा नहीं कि सब चीजें रिन्यूएबल ही कर दिया जाए, रिन्यूएबल करिए, लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी, वुमेन का, फार्मर का, इन लोगों का भी यहाँ पे इनकम बढ़ना चाहिए। तो कुछ स्कीमें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हम सभी लोग इससे वंचित हैं। ये स्कीम किस सन में आई थी, क्वेश्चंस मेरा आपसे।
तो यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन देगा आपको। लोन देने के लिए मुद्रा योजना, जाहिर सी बात है मुद्रा से जा नहीं सकते हैं, तो जो कोलेटरल फ्री यानी आपको कोई चीजें गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई चीजें आपको सीधे लोन मिल जाएगा। जो भी छोटे छोटे यहाँ पे क्या है एंटरप्रेन्योर है, तो जो भी एंटरप्राइजेज हैं छोटे माइक्रो, उनको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। और ये फॉर्मलाइजेशन है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज जो PMFME है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी इस प्रकार की चीजें हैं स्कीम, तो ये सपोर्ट करेगी किस चीज को, जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे जरूरत है और माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज को, तो यहाँ पे इनको सपोर्ट करेगी, जिसके कारण यहाँ पे डेवलपमेंट निकल के आएगी। किस प्रकार से, तो ये सोलर ड्रायर है जो इस्तेमाल होता है फूड को क्या करने के लिए, सुखाने के लिए। आप लोग देखे हैं क्या सोलर ड्रायर को, आपने देखा है? अभी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो जो एनर्जी इफिशियंट है, जिसके कारण यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एनर्जी भी कमी पड़ जाती है गाँव में। तो यहाँ पे कैसे MSME कार्य करेगी, तो एनर्जी को इफिशियंट बनाना है, फूड प्रोसेसर, सोलर ग्रेन मिल, ये सब चीजें लेकर के आनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये वही है सोलर ड्रायर जिसमें यहाँ पे फूड को सुखाया जा रहा है। स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख सकती हैं। दो प्रकार के सोलर ड्रायर होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट होते हैं। अब बात करी जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए, तो यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया है, सोलर रेफ्रिजरेटर, जिसमें बड़े बड़े चीजें आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरली रख सकते हैं। ड्रायर भी आता है, फिशिंग कम्युनिटी के लिए ये चीजें निकल के आता है। जो भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, यहाँ पे अगर फाइनली बात करी जाए तो यहाँ पे 15% फंड की यूटिलाइजेशन हुई है, जबकि अलॉटमेंट यहाँ पे कितना हुआ है, इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी बजट होती है, रकम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। बायोमास पावर कोल्ड स्टोरेज की भी बातें बोली जा रही हैं। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जो भी आपका वेजिटेबल प्रोडक्ट, फूड वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो इसमें कोल्ड स्टोरेज में आप रख सकते हैं। दूसरी क्या चीजें बात बोली जा रही है, लार्ज स्केल फिनेंसिंग की बात करी जा रही है कि क्लीन टेक को, क्लीन टेक जब भी मैं बोल रहा हूं तो वही रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप आंखें उठा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूं। तो उसको फिनांस करने की जरूरत है, मतलब उसको भैया लोन दीजिए, उधार दीजिए, उसको सपोर्ट करिए। तो ये बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है क्लीन टेक कंपनी को। जब कंपनी चलेगी तभी जाकर के यहाँ पे चीजें सपोर्ट में आएंगी, और लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट भी होना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रस्ट आज के डेट में भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें बहुत तीव्र गति से बढ़ भी रही हैं, ये भी एक सच्चाई है। मल्टी एक्टर पार्टनर की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, क्या कि जो मल्टी रोल है ना यहाँ पे, उसको लेकर के आने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर फील्ड में, डिस्ट्रीब्यूटर के फील्ड में, और सर्विस जो प्रोवाइड करता है, जो फिनेंस कर रहा है, एक मार्केट लिंकेज प्लेयर होना चाहिए, यानी मार्केट भी डेवलप आपको कराना है। इस प्रकार की चीजें इकोसिस्टम अगर चलेंगी तब जाकर क्लीन टेक मैन्युफैक्चर जो भी बना रहे हैं अपने अपने टेक्नोलॉजी से क्लीन, उसको हम यहाँ पे मार्केट में रन करा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ही यहाँ पे नहीं रही तो ये सब बना करके भी टेक्नोलॉजी हम क्या कर लेंगे, सेल आउट नहीं कर पाएंगे। अगर सेल आउट तभी करेंगे जब यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट होगा कि हाँ ये जो बनाया गया है रिन्यूएबल एनर्जी से ये फंक्शन 100% करता है। तो ये भी एक माइंड में लोगों के बसा हुआ है कि ये कार्य जो है कम करता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आते हैं। तो इसको एडॉप्ट कराना पड़ेगा। लो डेंसिटी जो कस्टमर है उनको बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की यहाँ पे क्वालिटी को भी सही करना पड़ेगा, और जो समय है इसमें जो सेल सर्विसेज है इसको भी सही से करनी पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पे पिक्चराइजेशन आपको डाल दिया हूँ। ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से डैम है, वहां से निकल रहा है और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपका न्यूक्लियर, जब भी इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको याद रखिएगा। जो भी बायोफ्यूल है, पेड़ पौधे से, पत्तियों से, इस प्रकार की चीजें, जो भी लिविंग मटेरियल है उससे बायोफ्यूल यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। सोलर पैनल आप जान ही रहे हैं, सूर्य की किरणें, विंड मिल आपको पता ही है किस प्रकार से। तो ये सारी चीजें, ये दो प्रकार से होते हैं, एक ऑन शोर, एक ऑफ शोर, एक पानी के अंदर, एक पानी के किनारे पे। ये चीजें याद रखिएगा, यानी लैंड पे एक होते हैं, एक जल में। तो ये भी क्या करते हैं, बिजली प्रोडक्शन करते हैं। तो बिजली का मतलब एनर्जी, और रूरल एरिया में जब एनर्जी होगी तब वहां के MSME, माइक्रो
सेक्टर वाले जो मीडियम इंटरप्राइजेज होंगे वो फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीज को स्मार्ट ग्रिड से जोड़ने की जरूरत है। देखिए चाइना में ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही हैं। इसी चीज को अगर हम स्मार्ट ग्रिड से जोड़ देंगे, भारत में भी इस प्रकार की चीजें अब आने की बात चल रही है, धीरे धीरे है। यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग बनाने की बात चली जा रही है, यहाँ पे न्यू एनर्जी व्हीकल लगाने की बात करी जा रही है, यानी जो व्हीकल है वो आपका बैटरी ऑपरेटेड चलेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा और हमारा इन्वायरमेंट एयर पॉल्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा। तो लोगों की लंग डिजीजेस इस प्रकार से नहीं होंगी, स्किन डिजीजेस नहीं होंगी, बहुत प्रकार की डिजीजेस नहीं होंगी। सॉइल रेमेडिएशंस भी हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत है, वाटर रेमेडिएशंस भी हो जाएगी। यहाँ पे अपने जो लेक पॉन्ड रिवर है वो भी क्लीन होते हुए नजर आएंगे। तो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन हो जाएगी, एनर्जी इफिशियंट हो जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी। अब आशा करते हैं जो आपको डिटेलिंग दिया यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं फिस्कल फेडरलिज्म की तरफ। नया इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये हम डिटेल में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इसको लिखे हैं। फिस्कल का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे, फेडरलिज्म का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे, तब जाकर के हम इस एडिटोरियल के अंदर चलेंगे। यहाँ पे अगर बात करी जा रही है फिस्कल की, तो ये सीधे सीधे गवर्नमेंट का मनी को दिखाता है, पब्लिक मनी को दिखाता है। खास करके किस चीज को, जो टैक्सेस वो इम्पोज करते हैं उसी को फिस्कल यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे फेडरलिज्म की बात करी जाए तो आपको पता ही होगा, 3 लिस्ट है यहाँ पे। किस शेड्यूल में, तो 7th शेड्यूल में डाले गए हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट आपस में यहाँ पे जो बनाए गए थे उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें बांटी गई हैं कि ये स्टेट के अंतर्गत आता है, ये केंद्र के अंतर्गत आता है, और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के चीजें बना सकते हैं। तो ये चीजें इसीलिए लाई गई है, इसी सिस्टम को यहाँ पे फेडरलिज्म बोली जाती है। ये बांट दिया गया है, इसको नहीं बोली जाती, ये बांट दिया गया है तो ये तो इनडायरेक्ट रूप से है। लेकिन जो सेंटर और यूनियन का यहाँ पे कैरेक्टर है, किस प्रकार से यहाँ पे रिलेशंस चलेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे लॉ चलेंगे, किस प्रकार से फिनेंशियल डिवोल्यूशंस होगी, यही फेडरलिज्म कैरेक्टर दिखाता है। संघवाद वाला ढांचा हिंदी में बोले तो दिखाता है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है क्या, अंदर अगर हम एडिटोरियल के झांकें तो बहुत पैराडिगम व्यापक शिफ्ट हुआ है प्लान्ड इकोनॉमी में अपने देश की। तो जो मार्केट मीडिएटेड इकोनॉमिक सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस की है, 2 टीयर फेडरेशन से मल्टी टीयर फिस्कल सिस्टम पे आ चुकी है। 73 और 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो क्या लेकर के आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लेकर के आया, डिसेंट्रलाइजेशन चीजें लेकर के आई थी। एवोल्यूशन सा बातें करी जा रही हैं, प्लानिंग कमीशन भी हो चुका है यहाँ पे। इसी चीज को पैराडिगम शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम। तो एवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग नाम रख दिया गया। किस सन में किया गया है, तो 2015 में किया गया है। 1 जनवरी नाम याद रखिए, यहाँ पे डेट याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन चुका है। FRBM एक्ट, इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 में एक्ट आया था, ये किस प्रकार से अपने फिस्कल डेफिसिट को सेट किया जाएगा। गुड सर्विसेज एक्ट आई है यहाँ पे, किस प्रकार से हम GST काउंसिल यहाँ पे जो बनाए, और ये किस प्रकार से डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस टू द स्टेट ये होंगे, यानी जो टैक्स कलेक्ट करेगा सेंटर किस प्रकार से राज्यों को भेजेगा, यही सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ जो सेस है, सरचार्जेज, ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई वीडियो में आपको सेस और सरचार्जेज के बारे में बताया कि यहाँ पे यूनियन जो है वो क्या कर रही है, दिन प्रतिदिन सेस सरचार्जेज बढ़ाते हुए नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि इसको स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है, तो इसीलिए ये बढ़ा रही है और इंडिया की फेडरलिज्म पे सवाल उठती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे एडिटर 4 मेन पॉइंट बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट क्या है वो हम देखेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। बात करी जा रही है इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर सिस्टम की, किस प्रकार से यहाँ पे इक्विटी को सही प्रकार से ट्रांसफर किया जा रही है, जो रकम है वो किस प्रकार से ट्रांसफर कर जा रही है। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें
तो 16 ऐसे स्टेट हैं 1970-71 से 20-21 तक अगर आंकड़ा देखा जाए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली रिसर्च फाउंडेशंस के द्वारा। इसी के डाटा के आधार पे यहाँ पे इंक्रीजिंग डाइवर्जेंट ट्रेंड चल रहा है, यानी बहुत हद तक सही नहीं चल रहा है। ये ट्रेंड बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ रहा है, ना कोई बहुत ही फ्रूटफुल चीजें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे क्या चीजें बढ़ी हैं, तो 0.21% यहाँ पे ये चीजें निकल के आ रही हैं जो आप देख सकते हैं। FRBM एक्ट बोला था, बैकग्राउंड डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। 2003 में ये एक्ट आता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत, जो यहाँ पे क्या चीजें निकल के देता है, तो जो आपका फिनेंशियल डिसिप्लिन है उसको किस प्रकार से रखा जाए, जो भारत का इंडिया फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है उसको किस प्रकार से रेगुलेट करने की जरूरत है, मैक्रो इकोनॉमिक को किस प्रकार से मैनेजमेंट करेगा, ये सारी चीजें फोकस करने के लिए इसको लेकर के आया गया था। मेन पर्पज यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट 3% के आसपास तक मैनेज करना है, इसका टारगेट ये चीजें था। अब यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय थे जो यशवंत सिन्हा जी थे। 26 अगस्त 2003 में इसको इनेक्ट किया जाता है, 5 जुलाई 2004 को इसकी शुरुआत हो जाती है। ऑब्जेक्टिव इसका है ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम कंट्री में होना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें कोई इश्यू निकल के आए। मोर इक्विटेबल बात करी जा रही है, यानी बराबर बराबर मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कंट्री की सिस्टम में। अगर किसी को डेप्ट मिलता है किसी स्टेट को, तो दूसरे स्टेट को भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए। फिस्कल स्टेबिलिटी फॉर इंडिया लंबे समय तक बनी रहे, यहाँ पे डेफिसिट में ना आए। अच्छा, डेफिसिट टारगेट 2 से लेकर 4% तक चीजें अभी फिक्स कर दी गई हैं। यहाँ पे 3% चीजें तक करने की बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पे 2 से 4% तक यहाँ पे टारगेट रखा गया है, लेकिन अचीवमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पहली जो चीजें हैं क्या है, वो क्या निकल के आ रही हैं, तो जो वन पार्टी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लंबे समय से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो एक ही पार्टी है वो गवर्नेंस करे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पे चीजें नहीं है। अभी जो पार्टी है मेजोरिटी में निकल के आई है, उसका क्या नाम है, बीजेपी। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ट्रूली मल्टी पार्टी सिस्टम रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस से अगर बात करी जाए, क्योंकि लंबे समय तक तो यही सारी पार्टी निकल के आई है। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, जो भी यहाँ पे पॉलिटी और सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सिग्निफिकेंटली बदली हैं। तो यहाँ पे जो भी राजनीति है, समाज और टेक्नोलॉजी उपकरण, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, पॉपुलेशंस की बात करी जा रही है। अगर इस समय से देखा जाए जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है 47 से, तो बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है, इसमें कोई शक और दुविधा, डाउट नहीं है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है जो डिस्पेंसेशन है, यानी जो यहाँ पे अलॉटमेंट हो रही है ना, क्या जो कलेक्शंस हो रहे हैं आपके किसके, जो भी यहाँ पे टैक्सेस हैं सेंटर के पास कलेक्ट हो जा रहे हैं, उसकी डिस्पेंसेशन यानी बंटवारा जो हो रहा है वो अलग प्रकार से हो रहा है। तो सेंट्रल लेजिस्लेशंस यहाँ पे चीजें हैं। दूसरी तरफ क्या निकल के आ रही हैं, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कई बार आपको बताया हूँ, चलिए जल्दी से बताइए। ये जो इसका नाम था वो नरेगा था, और MG नरेगा इसको किस सन में किया गया है, चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चंस मेरा आपसे है, क्योंकि कई बार मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में जो चीजें आती हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो चीजें आती हैं, एक्स्ट्रा बर्डन स्टेट पे यहाँ पे इम्पोज करने के बातें बोली जा रही हैं। तो ये क्या है जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसका जो डिस्पेंसेशन है ना, जो बजट है वो कम कर दिया गया है। मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, इसका बर्डन कम स्टेट पे यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, क्या, तमिलनाडु पे अभी रिसेंटली ये क्वेश्चंस भी उठाया है, जो आपका एजुकेशन है करंट लिस्ट है, पुनः इसको स्टेट लिस्ट में कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये चीजें यहाँ पे डाली गई हैं। यहाँ पे आपको बता दें, कई बार आपको पढ़ाया हूँ, इसलिए आप कमेंट सेक्शंस में जल्दी से लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चंस है, सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पे डाल दिया गया है, पहले स्टेट लिस्ट में ये चीजें थी, अब पुनः उसको स्टेट लिस्ट में डालने का बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन बातें बोल रहे हैं। तीसरा जो इश्यू निकल के आ रहा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन भारत में, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत सारे पर्सनालिटी मिलकर इसको रचे हैं और बनाए हैं, जिसमें 2 साल 11 महीना
18 दिन समय लगा था। तो यहाँ पे टैक्स को किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होगा, किस प्रकार से कौन कलेक्ट करेगा, ये ज़्यादा फॉर्मल तरीके से वहाँ पे वर्णित नहीं थी। 1935 वाले एक्ट के अंतर्गत ही सारी चीज़ें डाल दी गई थी। 73-74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हम लोगों को कि हम पुनः इसको री एग्जामिन कर सकें, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ही 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चीज़ें आई थी, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये शेड्यूल 9 और शेड्यूल जो 12 है ये इसी से रिलेटेड है, 73 और 74 से, याद रखिएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे चीज़ें हैं वो स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट से चीज़ें निकाल करके कहाँ पे रख दी थी, यूनियन में और स्टेट में यहाँ पे इंटरचेंज हो गया था, जिसके कारण ये इश्यू निकल के आज आ रही हैं। चौथी चीजें निकल के आ रही हैं क्या, जो परसिस्टेंट फेलियर बताया जा रहा है, लगातार ये फेलियर होती हुई, थर्ड ईयर जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट कर रहे हैं, ये फेलियर होती हुई नजर आ रही है। फिस्कल फेडरल मैप ऑफ इंडिया एक प्रकार से सीरियस इशू है, सही बात है ये, अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे फिस्कल डिवोल्यूशंस है वो थर्ड टीयर में वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अगर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के पास बोली जा रही है, पंचायत लेवल पे ये चीज़ें अगर पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ें पहुँचे तो डिवोल्यूशंस सही प्रकार से होगी, तो इम्प्लीमेंट पॉलिसी भी सही प्रकार से होंगी। तो सारे टीयर को सही प्रकार से इस यहाँ पे अगर डिवोल्यूशंस हो तो भारत में अलग प्रकार से पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ें बदलती हुई नज़र आ जाएंगी। तो आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको न्यूज और फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताई जाएगी। तो यहाँ पे रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, व्लादिमीर पुतिन जी, ये G20 जो अभी समिट होने वाली है दिल्ली में, कहाँ पे होगी, तो भारत मंडपम में होगी, आपके प्रगति मैदान में। ये चीज़ें याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है दिल्ली में, यहाँ पे 8 से लेकर के 10 सितंबर तक इसी के बीच में होंगी। यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल को रोक दिया गया है। तो अभी आपको बताऊंगा क्या क्या वहाँ पे पॉलिसी है। तो ये रशियन के प्रेसिडेंट दिमित्रो पेस्को ये चीज़ें जो इन्फॉर्म किए हैं कि रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे इस बार अटेंड नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा ब्रिक की समिट भी वो अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि अब अगर अफ्रीका में जाते तो उनको अरेस्ट करने का वारंट निकला हुआ था। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है। MK स्टालिन ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्कीम को और ज़्यादा अच्छा बनाते हुए नजर आए। क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को, जो कि 31,000 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे 404 करोड़ के आसपास के बजट से ये इनको ब्रेकफास्ट पहुँचाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 17 लाख स्टूडेंट कवर हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट स्कीम चलाई जा रही है क्योंकि माल नरिशमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। दूसरी चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, यहाँ पे बीजिंग और थिम्पू यानी चाइना और भूटान में दोनों में डील होने वाला है। किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, क्या स्वैप अरेंजमेंट की बातें बोली जा रही हैं। अब स्वैप अरेंजमेंट किस चीज़ को लेकर के बातें बोली जा रही हैं, तो जो यहाँ पे डोकलाम इशू है, डोकलाम वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हम लोगों का निकल के आता है, उस कॉरिडोर की बात बोली जा रही है। तो हम लोगों का ये कंसर्न हो जाता है, हमें इसमें हस्तक्षेप करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों और आसपास भूटान वाले क्षेत्र में भी आ जाएंगे। तो ये इशू निकल के आता है। अभी आपको जल्दी से मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सिक्किम हो गया, ये नेपाल हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका भूटान हो गया, और ये सी फॉर चिकन यानी चाइना। तो ये जो चाइना है क्या कर रहा है, डोकलाम वाला रीजन यही वाला रीजन है, इस क्षेत्र में ये अपना घुसपैठ बनाते हुए नजर आ रहा है। चाइना भूटान का कुछ ये वाला भी रीजन है, और इससे बार्गेनिंग करने के लिए ये करता रहता है कि मुझे ये वाला रीजन दे दो इंडिया के पास वाला, और मैं तुमको ये वाला सौंप दूंगा। तो ये बार्गेनिंग करता है, आपका ही लैंड 2 कैप्चर कर लेगा और एक कहेगा ले लो और दूसरा कहेगा हमें दे दो।
तो ये अगर दे दिया तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नाथुला पास है, याद रखिएगा, सिक्किम में। जलेपला पास है सिक्किम में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो पास से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, कुछ अगल बगल मैप में भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करी जाए चाइना के डोकलाम की, जो कि इंपॉर्टेंट इशू हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट इशू है सबसे ज्यादा, जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अगर यहाँ पे आता है ये चाइना और इंट्रूजन कर देता है तो ये वाला नेक कट जाएगा, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट कट सकता है। तो इसलिए इंडिया भी काफी अटेंटिव है। इंडिया को अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम ऑफ द डिमांड है, याद रखिएगा। क्योंकि किसी भी देश में जब भी देश डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वार हो ही रहे हैं। याद करिए, जो पर्ल हार्बर थी वहां पे अटैक किया था कौन, आपका जापान। फिर यूएसए का जो पर्ल हार्बर था, यानी यूएस कंट्री जा करके हिरोशिमा नागासाकी पे बम डालती है। कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी, ये वही ट्रेड सेंटर हैं जहां पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करती थी। तो मिट्टी में कुछ ही मिनट में मिल जाती है, ये चीजें याद रखिएगा। तो अब दो कंट्री यहाँ पे निकल के आ रही हैं, चाइना प्लस इंडिया। ये दोनों कंट्री तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, जिसके कारण टसल तो होना स्वाभाविक है। आने वाले समय में वार देखने को 100% मिल सकता है, लेकिन इतनी जल्दी संभावनाएं अभी नहीं है। अब यहाँ पे इसी की वजह से इंडिया का कंसर्न बन जाता है कि ये मेरा जो चिकन नेक है जिसको बोला जाता है, और ये चुंबी वैली वाला रीजन है, तो ये कहीं ना कहीं ये नेक हमारा कटे ना, हमारी कॉरिडोर। तो इंडिया भी बहुत चालाक है। इंडिया ये बांग्लादेश जो है, इंडिया बांग्लादेश से रेलवे कनेक्टिविटी कर रहा है, सी वे से यहाँ पे कनेक्टिविटी कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल का जो सी वेव है, उस सी है उसके उससे कनेक्टिविटी कर रहा है, सीपीवे से और इनलैंड से। तो हम लोग अब कनेक्टिविटी के मामले में काफी हद तक आगे चल चुके हैं। तो हमारा कनेक्टिविटी तो ये नहीं काट पाएंगे, लेकिन हाँ ये परेशान हमें जरूर कर सकता है। दूसरी चीजें क्या निकल के आ रही हैं, तो यहाँ पे स्पेकुलेटिंग बात करी जा रही है अभी, यानी फिक्स नहीं है ये। तो जो क्रेमलिन है, जिसको क्रेमलिन जब भी मैं नाम लूँ तो रसिया का एक सिटी है, याद रखिएगा, बहुत एंशियंट सिटी है ये, इसी को क्रेमलिन बोलते हैं। क्रेमलिन का मतलब आप मान लिया करिए रसिया। तो रसिया यहाँ पे क्लेम कह रहा है, सीधे सीधे क्लैरिफाई, कि जो अभी प्रिगोजिन की डेथ हुई है, किसमें, प्लेन क्रैश में, तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, याद रखिएगा, मॉस्को से पीटरबर्ग जा रहे थे। तो इनको प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की डेथ हो गई। ये वही प्रिगोजिन है जो मर्सिनरी ग्रुप चलाते हैं, और इनकी आर्मी प्राइवेट आर्मी है। तो यहाँ पे रसिया के खिलाफ ही स्टैंड हो गए थे। अब इनकी अचानक से प्रिगोजिन की क्रैश में, प्लेन क्रैश में डेथ हो चुकी है। ये रसिया गवर्नमेंट के द्वारा क्लेम कर दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि हमने यहाँ पे अटैक नहीं कराया है। ये स्पेकुलेशंस यहाँ पे चल रही थी कि यही कराया है, लेकिन यहाँ पे क्लेरिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज और फैक्ट्स कुछ बचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो जो यहाँ पे आसाम में कई सारे जो क्राइम निकल के आसाम में कह रहे हैं, मणिपुर की जो क्राइम निकल के आ रही है, ब्रूटल क्राइम वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, जो एथनिक ट्राइब वायलेंसेस चल रही हैं, वो केसेस अब सीबीआई से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये चीजें आसाम के पास चीजें आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पंजाब गवर्नर, क्या नाम है इनका, बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा, ये सीधे सीधे कहें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो करिए। मान साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भागवत मान, अगर नहीं फॉलो करिएगा तो 356 हम लगा देंगे। क्या होता है ये, प्रेसिडेंट रूल। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। 28 फुट नटराजन स्टैचू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ से G20 लीडर समिट के लिए लाई जा रही है। तो विश्व की सबसे बड़ी नटराजन स्टैचू 28 फीट की न्यू दिल्ली में लगेगी, ये याद रखिएगा। स्वामी मलई एक स्मॉल टाउन है तमिलनाडु की, तंजवूर डिस्ट्रिक्ट से ये लेकर के आई गई है। तो 19 टन के आसपास है, जिसमें 8 मेटल लगे हैं, गोल्ड, सिल्वर, लीड, कॉपर, 3 मरकरी, आयरन, जिंक, अष्ट धातु की बनी हुई है, और ये वर्ल्ड की टालेस्ट भी होगी। फीमेल बॉक, याद रखिएगा, फीमेल बॉल ये कहाँ की हैं, तो आपके यहाँ पे जो बुडापेस्ट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक
चैंपियनशिप है। ये यहाँ पे 400 मीटर की हर्डल रेस, ये जो हर्डल होती है, यहाँ से आए कूद के जंप किए, फिर यहाँ से आए कूद के जंप किए, ये हर्डल रेस होती है। ये 400 मीटर की हर्डल रेस को जीतती हुई नजर आ रही है, गोल्ड क्लिंच कर ली है। तो याद रखिएगा गोल्ड जीती है फेमको बोल, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये डच कंट्री से हैं, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तियाना फोगाट, साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर, ये लोग 50 मीटर फ्री पिस्टल में एक टीम बनाकर गोल्ड ये लोग जीती हुई हैं। और जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाइना को यहाँ पे मात देती हुई नजर आ रही है। तो कहाँ पे हुआ है ये शूटिंग चैंपियनशिप? बाकू में हुआ है, याद रखिएगा। चेस भी वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? ये भी बाकू में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। बाकू किसी कैपिटल है? अजरबैजान की कैपिटल है। यहाँ पे एक गेम हो रहा है, गेम का क्या नाम है? तो याद रखिएगा ला डार्चा फेयर। तो ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पूछ सकता है ला डार्चा फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। आपके दिल्ली में G20 की समिट होने वाली है, जिसके कारण यहाँ पे एंट्री बैन हो जाएगी। जो भी हैवी व्हीकल हैं उनकी बैन हो जाएगी। 9 सितंबर से 10 सितंबर तक ये चीजें बैन हो जाएगी। कहाँ पर? भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में है, वहां पे G20 की मीटिंग होने वाली है। न्यू दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है एक कंट्रोल डिजिग्नेशंस के रूप में यहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल को ही बस एथोराइज होगी, और जो रेसिडेंशियल व्हीकल है वहाँ की उनको ही बस अलाउ होगी। यहाँ पे 10,000 पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं इस सिक्योरिटी के चलते। जो ऑटो रिक्शा है, टैक्सी, ये सब परमिटेड वहां पर नहीं होंगे। तो याद रखिएगा जो लोग भी एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो अपने घर से जल्दी निकले, क्योंकि हैसल वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी इस डेट के दौरान, 8 से 10 सितंबर तक। नाइजीर की जुनता यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसडर को कही है कंट्री छोड़ के भाग जाओ भैया, नहीं तो क्या होगा। आपको बता दें यहाँ पे नाइजीर में फ्रेंच और यूएस से इनका बहुत दबदबा है, जिसके कारण यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। अब नाइजीर की जुनता बोल रहे हैं हम जिसको, वो क्या है? तो यहाँ पे मिलिट्री ग्रुप है जिसको जुनता बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये जुनता क्या कर रही है? यहाँ पे जो यहाँ पे मोहम्मद बरगो की यहाँ पे रूलिंग थी उसको उखाड़ के फेंक दी है, और मिलिट्री रूल कहीं ना कहीं आ गई है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है, माली, बुर्किनो फासो, नाइजीर, यहाँ पे मिलिट्री रूल निकल के आ रही है। लीबिया में भी यहाँ पे चीजें चल रही हैं, सूडान में भी चीजें चल रही हैं। तो इस प्रकार की चीजें अफ्रीका में चल रही हैं। अब देखिए अफ्रीका में मिलिट्री रूल आ रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। एक बॉडी है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, इकोवास। ये बॉडी क्या है? एक प्रकार से ट्रेड ब्लॉक है जिसमें लगभग 15 कंट्री हैं, और 15 कंट्री में से 3-4 कंट्री यही जो अभी आपको नाम बताया, इनको जहां पे मिलिट्री रूल लगी हुई है वो कंट्री हट चुकी हैं, इनमें से सस्पेंड कर दिया गया है। तो इकोवास की स्थापना 1975 में हुई थी, याद रखिएगा, लागोस ट्रीटी के अंतर्गत, जो कि बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या नाम है? तो फ्रेंच एम्बेसडर सिल्वियन इते, इनको बोला जा रहा है कि भैया छोड़ के आप जाइए, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं अभी रहा नहीं। बहुत ही दुखद समाचार है, 80 लोग इंजर्ड हुए, 15 से 12 लोग की यहाँ पे डेथ हो गई है। कहाँ पे? मेडागास्कर। इसकी कैपिटल क्या है? तो अनंतानावेरियो इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। और स्टेडियम में स्टैम्पेड हो गया। स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ मच गई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे डेथ निकली है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? उनका नाम है क्रिश्चियन नेत्सी, याद रखिएगा। और ये क्या चीजें चल रही है? तो बरिया स्टेडियम। तो बरिया स्टेडियम में भगदड़ मची और इंडियन ओशियन आइलैंड गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कौन सा गेम कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे भगदड़ हुई, स्टेडियम का नाम, सब क्वेश्चंस मिला करके पूछ सकता है, याद रखिएगा। बोनाती, करमोना और केर, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। दिया गया है UEFA, यूरोपियन यूनियन, ये जो फुटबॉल एसोसिएशन है, ये इनको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देता हुआ नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा बोनमाती जो है ये कहाँ की कैप्टन है? तो स्पेन की कैप्टन है, क्वेश्चंस बन सकता है। कार्मोना जो है सबसे ये ओनली गोल जो फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे क्या की करी, जिसके कारण विक्ट्री हुई किसकी? स्पेन में। इस बार का स्पेन महिला वर्ल्ड कप जीती है, याद रखिएगा, स्पेन ने जीता है। केर जो है चार्ल्स टॉप की स्कोरर हैं, ये याद रखिएगा, टॉप की स्कोरर केर। तो ये 3 पर्सनालिटी को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना।
चलिए एक रिवर कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, विल्यूल रिवर। ये रिवर रसिया की रिवर है जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लेना रिवर मानी जाती है। 2650 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फ्लो करती है विद इन साखा रिपब्लिक। तो साखा रिपब्लिक के अंदर फ्लो होती है, बहती है। ये जो रिवर है ये सोर्स कहाँ से निकलती है, तो विल्यू प्लेटी है जो कि वहां से निकलती है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू से, और इवन किसकी डिस्ट्रिक्ट से निकल के जाती है और ईस्ट की तरफ फ्लो होती है और शाखा में जाकर के मिल जाती है। ये एक प्रकार का रिपब्लिक प्रोविंसेस मान सकते हैं, यहाँ पर चली जाती है। सेंट्रल यूक्रेटियन लोलैंड यहाँ पे चीजें हैं जो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो साउथ ईस्ट में ये बहती हुई जाती है और फाइनली किस नदी में जाकर के मिल जाती है, तो लेना रिवर में जाकर के मिल जाती है। मेन ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो इसका उल्खान वावा, चिरकुआ, चोना, चुबीदा, उल्खाना बतुआ, उचुगुआ, बुतुबुआ, टंगानारी, केम्पेंडेरी, टोंगुओ, बकागुआ, ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। अगर लेफ्ट की बात करी जाए तो सैन, लचेदा, अखरतांडा, याग्याता, मारखा, तगुक्यान, तगुयांग, ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाती है। अच्छा, आपको पता है क्या लेफ्ट ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? अगर रिवर की बहने की डायरेक्शंस ये है तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाती है? इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी आपकी ये, और राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी ये। तो ये चीजें याद रखिएगा सदैव। अगर यही चीजें बहने की डायरेक्शन ये हो जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। यही वो रिवर है लेना रिवर जिसमें विल्यू रिवर की हम बातें कर रहे हैं, निकल के यहाँ से आ रही है और आपको ज्वाइन कर लेती है और लेना डेल्टा आर्कटिक ओशियंस में ये बनाती है। तो लेना रिवर बहुत बड़ी रिवर है। साख रिपब्लिक यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीजें यहाँ पर दिया हूं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।